हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चर्चा विद गौरांश के यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर हम आपके सामने हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हाजिर हुए हैं। आपको बता दें, लेखपाल, यूपीटीईटी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें भी हिंदी पूछी जाती है, उन सभी की दृष्टि से हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है। और इसी तरह आपको हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियोस इसी तरह प्रोवाइड होते रहेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल चर्चा विद गौरांश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न मुहावरा दिया है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इसका सामान्य अर्थ पूछा गया है कि इसका अर्थ क्या होगा। अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, अपनों से बड़ों पर क्रोध करना, कायरतापूर्ण कार्य करना या कायरतापूर्ण व्यवहार करना, किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। अर्थ बताना है आपको। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का अर्थ क्या होगा, तो आपको बता दूं, इसका अर्थ होगा अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इसका अर्थ पूछा है आपसे। वही एक और मुहावरा दिया है और आपको बताना है इसका अर्थ क्या होगा। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, और ऑप्शन नंबर डी, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है। तो आपको बता दें, काठ की हांडी बार बार नहीं चलती अर्थात छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। आप किसी एक के साथ एक बार छल कपट का व्यवहार कर सकते हैं, दोबारा के लिए वो सचेत हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चलती अर्थात छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न अगला प्रश्न कौन सा वर्ण घोष नहीं। आपसे पूछा है घोष नहीं, घोष नहीं है, नहीं पर जोर दिया है, यानी पूछा है इन वर्णों में कौन सा ऐसा वर्ण है जो घोष नहीं है। तो एक बार देख लेते हैं, घोष अघोष दोनों को देख लेते हैं। यहां पर देखते हैं पहले अघोष को। अघोष अघोष तो अघोष में बता दें आपको, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और शा शा और शा, ये तीनों शा, ये अघोष कहलाते हैं आपके। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण शा शा और शा, तीनों शा, ये आपके अघोष कहलाते हैं। घोष देखते हैं, घोष तो घोष में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवां वर्ण तथा सभी स्वर और य र ल व, यारलव, ठीक है, और उसके बाद है हा, ये सारे के सारे आपके घोष कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, प्रत्येक वर्ग का 30 स्वर में देखिए आ और ए, ये दोनों स्वर में कट गए, यानी ये दोनों घोष हैं, ये दोनों स्वर में कट गए। उसके बाद आते हैं पांचवां वर्ण, ये पांचवां वर्ण दिया है। अगर ये ड है, टा ठा ड ड, तो ये तीसरा वर्ण हो गया, ठीक है, तो ये भी कट गया आपका। अब बचा छ, तो ये आपका च और छ, यानी ये वर्ग का दूसरा वर्ण है, और दूसरा वर्ण पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाते हैं, अघोष कहलाते हैं। और यहाँ पूछा है आपसे घोष नहीं है अर्थात अघोष, यानी छ सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, छ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस शब्द में री स्वर नहीं है। नहीं पूछा है, यहाँ पर भी आपसे नहीं पूछा है कि किस में री शब्द स्वर नहीं है, री स्वर नहीं है। तो देखते हैं, यहाँ पर एक बार इनको विन्यास करते हैं इनका। तो सबसे पहले देखते हैं कृष्ण का विन्यास देखते हैं। तो पहले का बनेगा प्लस री बनेगा प्लस शा बनेगा प्लस णा बनेगा, बड़ा अणा, ये हो गया कृष्णा। देखिए इसमें री आ रहा है, यानी री कृष्ण में आता है। चलिए रीवा इसका देखते हैं, कृपा का देखते हैं। तो कृपा में देखिए पहले का बनेगा प्लस री बनेगा प्लस पा बनेगा प्लस आ बनेगा,
देखिए यहाँ पर भी री आ रहा है, तो कृपा में भी री आ रहा है, री स्वर आ रहा है। दृष्टि देखते हैं, तो दृष्टि का विभाजन देखते हैं। पहले दा आएगा प्लस री आएगा प्लस श आएगा प्लस टा प्लस ई, ये तो इसमें भी री आ रहा है। देखते हैं यानी इन तीनों में री आ रहा है, तो आंसर तो आपको पता चल गया कि रिवाज में नहीं होगा, लेकिन कैसे नहीं होगा वो भी देखते हैं। रिवाज का विन्यास देख लेते हैं। पहले रा आएगा प्लस ई आएगा प्लस वा आएगा प्लस आ आएगा और प्लस जा आएगा। ये आपका रिवाज का विभाजन है। देखिए इसमें कहीं पर भी री नहीं आ रहा है, री स्वर नहीं आ रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी रिवाज बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? पूछा गया है अनुस्वार किसे कहा जाता है? व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनियाँ, या स्वर के बाद आने वाली नासिक्य ध्वनियाँ। तो आपको बता दूं यहाँ पर अनुस्वार किसे कहते हैं, तो अनुस्वार होता है स्वर के बाद आने वाली नासिक्य ध्वनियाँ। स्वर के बाद जो आती हैं नासिक्य ध्वनियाँ वो सारी अनुस्वार कहलाती हैं, स्वर के बाद आने वाली नासिक्य ध्वनियाँ। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कृश का विलोम शब्द है। कृश, इसका विलोम पूछा गया है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कृश माने होता क्या है। तो कृश माने होता है दुबला पतला, दुबला पतला, दुबला पतला होता है कृश माने। तो अब कृश माने होता है दुबला पतला, इसका विलोम पूछा है यानी उल्टा, तो दुबला पतला का विलोम होगा हष्टपुष्ट, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हष्टपुष्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हष्टपुष्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अल्पज्ञ का विलोम शब्द होगा। अल्पज्ञ का, ऑप्शन नंबर ए सर्वज्ञ, ऑप्शन नंबर बी अवज्ञ, ऑप्शन नंबर सी अभिज्ञ और ऑप्शन नंबर डी कृतज्ञ। तो आपको बता दूं कि अल्पज्ञ का जो विलोम होता है वो होता है सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सर्वज्ञ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। यहाँ पर शुद्ध बताना है, कौन सा शुद्ध लिखा है, और आप यहाँ सारे के सारे ही प्रतिनिधि लिखे हैं, लेकिन इन सब में प्रतिनिधि का जो शुद्ध रूप है वो बताना है आपको। तो आपको बता दूं प्रतिनिधि का जो शुद्ध रूप लिखा जाता है वो लिखते हैं प्रति नि और छोटी धी यानी प्रतिनिधि, ये होता है। तो देखते हैं ये प्रतिनिधि कहाँ पर लिखा है। ये देखिए ये आपका गलत हो जाता है, प्रतिनिध ये भी गलत हो जाता है, प्रतिनिधि निधि ये भी गलत हो जाता है, प्रतिनिधि ये आपका सही हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रतिनिधि, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, किस शब्द में गुण संधि है? यहाँ आपसे पूछा है गुण संधि किस में है। तो आपको बता दें गुण संधि होती क्या है, पहले देख लेते हैं। गुण संधि जो होती है उस जब आ छोटा या बड़ा, छोटा या बड़ा के बाद, इन दोनों के बाद कोई, इन दोनों के बाद ई यानी छोटी या बड़ी ई हो। जब छोटा आ और बड़ा आ के बाद छोटी ई और बड़ी ई हो और इनका मेल हो रहा हो, तो ये दोनों मिल करके, छोटा आ और छोटी ई मिल करके ए बनाते हैं। ये इन दोनों को मिल करके ए बन जाता है। तो आपको बता दें गुण संधि में छोटा आ प्लस छोटी ई मिल करके ए हो जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सिंधूर, भारतेंदु, नारीश्वर और लोकेश्वर। तो यहाँ पर भारतेंदु आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि भारत प्लस इंदु, यहाँ देखिए यहाँ पर आ
प्लस यहाँ पर छोटी मिल करके क्या हो गया, ए हो गया, मिल करके ए हो गया, मिल करके ए हो गया। अब जब ए हो गया तो ये ए की मात्रा लग जाएगी और भारतेंदु हो जाएगा, भारतेंदु हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुण संधि है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वृक्षछाया का संधि विच्छेद है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है वृक्षछाया का संधि विच्छेद क्या होगा। क्या वृक्षा प्लस छाया हो जाएगा, क्या वृक्षच प्लस छाया हो जाएगा, क्या वृक्षा प्लस छाया हो जाएगा, क्या वृक्ष प्लस छाया हो जाएगा। तो आपको बता दें यहाँ वृक्ष छाया जो है ये आपकी व्यंजन संधि है, ये आपकी है व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि में ये देखिए ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर विसर्ग, ये विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, हालांकि ये गलत है ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वृक्ष छाया ऑप्शन नंबर डी, वृक्ष प्लस छाया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं। द्रोण कहते हैं, बेसिन कहते हैं, घाटी कहते हैं या उपत्यका कहते हैं। पर्वत की तलहटी को क्या कहा जाता है। तो पर्वत की तलहटी को उपत्यका कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपत्यका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कंजूसी से धन व्यय करने वाला, यानी जो कंजूसी से धन को खर्च करता है उसको क्या बोलते हैं। कृपण बोलते हैं, मसरण बोलते हैं, मितव्ययी बोलते हैं या अल्पव्ययी बोलते हैं। तो आपको बता दें कंजूसी से जो धन व्यय करता है उसे कृपण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कृपण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान भरना है इसमें। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने खाली स्थान को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। वह अपने किसको चोट नहीं पहुंचा सकता, यहाँ पर भरना है। तो देखते हैं शत्रु को चोट नहीं पहुंचा सकता, विपक्षी को चोट नहीं पहुंचा सकता, सहयोगी को चोट नहीं पहुंचा सकता या प्रतिरोधी को। तो आपको बता दें यहाँ पर भरा जाएगा शत्रु। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये लेखपाल की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि उसमें इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रहना चाहिए। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रहना चाहिए। यहाँ पर पूछा गया है देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रहना चाहिए। खाली स्थान दिया, क्या रहना चाहिए। उद्धत रहना चाहिए, प्रबुद्ध रहना चाहिए, उद्धत रहना चाहिए या संबद्ध रहना चाहिए। तो आपको बता दें यहाँ पर इस उद्धत का मतलब होता है तत्पर, तत्पर यानी देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्धत यानी तत्पर रहना चाहिए। अगला प्रश्न अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। अरविंद शब्द का पर्यायवाची कल्पवृक्ष, केवड़ा, गुलाब या कमल। तो आपको बता दें यहाँ पर अरविंद का अर्थ होता है कमल, यानी इसका जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा कमल। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निर्धन में कौन सी संधि है। यहाँ पर निर्धन में संधि पूछा गया है। तो निर्धन का विच्छेद होता है निह प्लस धन, निह प्लस धन अर्थात निर्धन। और यहाँ पर ये विसर्ग संधि है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विसर्ग संधि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है देशांतर में कौन सा समास है। यहाँ पर पूछा गया है देशांतर में कौन सा समास है। कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है, द्विगु समास है या द्वंद्व समास है। तो देशांतर में जो समास पूछा गया है वो आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा,
कर्मधारय समास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। आपको बता दें अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा समास है। क्या अनुप्रास अलंकार है, क्या श्लेष अलंकार है, क्या रूपक अलंकार है, क्या उपमा अलंकार है। तो आपको बता दूं यहाँ पर रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रूपक अलंकार ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द तद्भव है। आपसे तद्भव पूछा गया है। कौन सा शब्द तद्भव है। क्या स्टिका तद्भव है, अमीय तद्भव है, कुपुत्र तद्भव है या उलूक तद्भव है। तो आपको बता दूं यहाँ पर तद्भव पूछा है तो अमीय हो जाएगा, क्योंकि बाकी स्टिका कुपुत्र और उलूक ये सारे के सारे तत्सम हैं और आपसे पूछा है तद्भव, तो तद्भव में अमीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अमीय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। ठठेरनी, ठठेरी, ठठेरिन ये ठठारी। तो आपको बता दूं यहाँ पर ठठेरा शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा वो हो जाएगा ठठेरिन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठठेरिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मैं खाना खा चुका था वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। मैं खाना खा चुका था कौन सा भूतकालिक भेद है। तो यहाँ पर क्या आसन्न भूतकाल है, सामान्य भूतकाल है, संदिग्ध भूतकाल है या पूर्ण भूतकाल है। तो यहाँ पर देखिए मैं खाना खा चुका था अर्थात कार्य समाप्त कर चुका है, कार्य समाप्त कर चुका है यानी कार्य पूर्ण हो चुका है, और था यानी भूतकाल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल। यहाँ पर कार्य पूर्ण हो चुका है, पूर्ण भूतकाल। अगला प्रश्न है करुण रस का स्थायी भाव है। आपसे पूछा है करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा। उत्साह होगा, रति होगा, शोक होगा या हास्य होगा। तो करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है शोक। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शोक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द तत्सम है। अब देखिए यहाँ पर तत्सम पूछा है। आज, आँख, अग्र और आग, इनमें बताना है कौन सा शब्द तत्सम है। तो आपको बताते हैं यहाँ पर अग्र तत्सम है, क्योंकि आज, आँख और आग ये तीनों के तीनों ही तद्भव हैं। तो यहाँ पर जो तत्सम है वो अग्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है में त्रुटि है। यहाँ पर आपको बताना है त्रुटि किस में है। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं। अच्छी लगती है में त्रुटि है, गलती है। रेलगाड़ी में यात्रा करना इस वाक्य में त्रुटि है या मुझे में गलती है। तो आपको बता दूं कि मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए अच्छा लगता है। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है, यहाँ पर अच्छा लगता है होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि बी में गलती दी हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है। जलपान को यहाँ पर फिर त्रुटि पूछा गया और जलपान का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी गलती है सी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमसे त्रुटि पूछा किसमें, तो ऑप्शन नंबर सी में त्रुटि है। ऑप्शन नंबर सी में त्रुटि है, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दशानन में समास है। दशानन में समास पूछा गया है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास। तो आपको बता दें अव्ययी भाव प्रथम पद प्रधान, तत्पुरुष द्वितीय पद प्रधान। बहुब्रीहि समास जब कोई तीसरा प्रधान हो, मतलब दो शब्दों के मेल से कोई तीसरा वाक्य बन जाए, वहाँ पर बहुब्रीहि समास। और द्विगु समास संख्यावाची। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दशानन अर्थात 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण, इसलिए यहाँ पर क्या है बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बहुब्रीहि समास, सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है घर का पर्याय नहीं है। यहाँ पर पूछा है घर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। निलय, निकेतन, भुवन या सदन।
तो आपको बता दें यहाँ पर निलय माने घर होता है, निकेतन माने घर होता है, सदन माने घर होता है, बचा भुवन। ये जो भुवन है भवन माने घर होता है, ना कि भुवन माने, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पर्यायवाची ये नहीं होता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सही वाक्य बताना है यहाँ पर। जीवन और साहित्य का निकट संबंध है। ये इस तरह के वाक्य लेखपाल की परीक्षा में पूछे जाते हैं। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है, और जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। तो आपको बता दूं यहाँ पर निकट संबंध, घोर संबंध और अगाध संबंध, ये तीनों वाक्य ही इस शब्दों की वजह से गलत हो गए। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध, संबंध हमेशा घनिष्ठ होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका गलत सही हो जाता है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला और लास्ट प्रश्न। यहाँ पर भी सही वाक्य बताना है कौन सा है। तो तुलसी और सूर्य क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी और सूर्य अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और सूर्य ब्रजभाषी हैं। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सूर्य हैं। यहाँ पर बताना है कि कौन सा वाक्य बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, तुलसी और सूर्य अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो यहाँ पर तुलसी तो अवधि के हो गए, लेकिन सूर्य ब्रजभाषा, यहाँ पर बोल दिया तुलसी और सूर्य अवधि और ब्रज, इसलिए ये अब गलत हो जाएगा। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और सूर्य ब्रजभाषी हैं, तो ब्रजभाषा के कवि हैं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सूर्य हैं, दो बार लिखने की क्या जरूरत है। तो देखिए, तुलसी और सूर्य क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए यहाँ से हमारे 30 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह के प्रश्नों का संकलन करते हुए, लेखपाल की परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए, लेखपाल की परीक्षा को, यूपी कांस्टेबल की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों का संग्रह हम आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल चर्चा विद गौरांश को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।